हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमारा जो अटेम्प्ट है नवंबर 2023 का वो बहुत करीब आ चुका है और इसीलिए इसी प्रयास में हम आपके प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में इस दूसरे चैप्टर, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है, जिनके प्रिपरेशन के समय या रिवीजन के समय आपको ज़रा सा भी लापरवाही नहीं बरतनी है। सर आप बताइए ना, कौन से चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं आज। मैंने कहा दोस्तों चैप्टर है और उसका नाम है क्या, मैंने कहा सर सिक्योरिटी वैल्यूएशन। सिक्योरिटी वैल्यूएशन दोस्तों, सिक्योरिटी वैल्यूएशन कैटेगरी ए लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर का जो चैप्टर था वो था फॉरेक्स, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। हम इस वीडियो में उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन को अच्छे से करने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है ना। तो चलिए, मैंने कहा सर इसमें सबसे पहले हमने कहा बेसिक्स हमें देखने हैं और बेसिक्स में हमें क्या क्या बातें देखनी है। तो मैंने कहा सर सबसे पहले तो एक जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर का बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत जरूरी है कि वैल्यूएशन क्या होता है और वैल्यूएशन हम किन किन चीजों का करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को सबसे पहले रिटर्न कॉन्सेप्ट्स एक टॉपिक है जिसमें हम लोगों को तीन चीजें देखनी है। सर सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इसके बारे में क्लैरिटी भरपूर होनी चाहिए। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इसके बारे में क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सर डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है और वो कैसे डिस्टिंग्विश करता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, इसके बारे में भी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। हो सकता है कि दोनों सेम हो सकता है दोनों अलग अलग हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और इसी के बाद हम लोगों को IRR के बारे में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। सर IRR हमने ऑलरेडी CA इंटर लेवल पे पढ़ा है, बट इसका एप्लीकेशन, इसका इंटरप्रिटेशन यहाँ CA फाइनल लेवल पर बहुत जरूरी टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना। तो हमें जरूर से इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि जरा सी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से कभी कभी क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। ठीक है ना। चलिए सर, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है इक्विटी रिस्क प्रीमियम। और दोस्तों ये कौन से टॉपिक से रिलेट करता है, तो मैंने कहा सर ये रिलेट करता है CAPM से, ये रिलेट करता है CAPM से। ठीक है ना। तो CAPM के अंदर जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम होता है दैट इज RM माइनस RF। ठीक है ना। तो ये जो रिस्क प्रीमियम है, एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर एक्स्ट्रा रिस्क। ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा सर आगे चलते हैं। सर इसके बाद हम लोगों को अपने CAPM के हिसाब से RE के बारे में जानना बहुत जरूरी है, दैट इज द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन द इक्विटी। ठीक है ना। तो CAPM के हिसाब से हमें RE की कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा जनरल टॉपिक हो चुका है आज की डेट में, क्योंकि इसको हमने CA इंटर लेवल पे भी पढ़ा है और CA फाइनल लेवल पर भी हम इसको काफी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। चलिए, तो सर इक्वेशन तो सभी को आती है, बट हमें सिर्फ अपने आप को इसके डिफरेंट क्वेश्चन से क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं। मैंने सर इसके बाद हम लोगों को चलना है वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन में हमको सबसे पहले इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन आना चाहिए। इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन आना चाहिए। और इक्विटी की वैल्यूएशन में अलग अलग मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं, मैंने कहा ये सबसे पहले हमारे पास है डिविडेंड बेस्ड मॉडल। डिविडेंड बेस्ड मॉडल, अब ये सर है बहुत ही आसान, बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, सर यहाँ पर जो 2 स्टेज और 3 स्टेज डिविडेंड है मॉडल, उसमें बच्चों को दिक्कत महसूस की गई है। तो कॉन्सेप्ट तो एक ही है, बट उसका एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। तो हमें क्या करना है, मैंने कहा सर इसके डिफरेंट क्वेश्चंस करने हैं, पास एग्जाम्स के, RTPs के और MTP के जितने भी क्वेश्चन गिवन हैं, मैंने कहा सर वो सारे ही हमको इस डिविडेंड बेस्ड मॉडल के कर लेने हैं। ठीक है ना। सर इसके बाद मैंने कहा सर इसके बाद है हमारे पास अर्निंग्स बेस्ड मॉडल, जिसमें हम अर्निंग्स के बेसिस पर किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। और फाइनली उसके बाद है हमारे पास कैश फ्लो बेस्ड मॉडल। कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, जिसमें हमें FCFF और FCFE के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हम ये जानते हैं कि सर FCFF से वैल्यू ऑफ फर्म निकलता है, वहीं FCFE से हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है ना। तो हम कर सकते हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी यूजिंग FCFE। हालांकि FCFF को यूज करके भी हम अपनी वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं, ये बात हमको पता ही है। तो इसमें क्या करना है सर, मैंने कहा सर इसमें भी क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जहां एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है, उस प्रकार के क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं सारे के सारे। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने क्वेश्चंस अच्छे से किया, प्रैक्टिस अच्छे से किया इस टॉपिक के अंदर, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इक्विटी के वैल्यूएशन के बाद अब हमारी बारी है कि सर हम देखें कि प्रेफरेंस की
वैल्यूएशन कैसे होगी प्रेफरेंस शेयर्स की। अब ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर कि आप प्रेफरेंस शेयर्स के वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट समझ लें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लें, ठीक है ना। क्योंकि सर कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स का स्टैंड अलोन क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, हमेशा ये जब भी आएगा तो एक ग्रुप क्वेश्चन का पार्ट बनकर ही आएगा, ठीक है ना। इसमें रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात की जा चुकी है और इनके फॉर्मूलाज भी बहुत ज्यादा आसान है। चलिए अब हम आते हैं सर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बड़ा सेक्शन है, दैट इज बॉन्ड वैल्यूएशन या फिर डिबेंचर्स का वैल्यूएशन, ठीक है ना। हालांकि हम जानते हैं कि सर दोनों ही टर्म्स एक ही जैसे हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं होगी। मैंने कहा सर इसमें हमें क्या क्या सीखना है, मैंने कहा सर इसमें हमें एक नॉर्मल डिबेंचर की वैल्यूएशन कैसे होती है इसके बारे में बात करनी है, या बॉन्ड्स के बारे में बात करनी है सर। उसके बाद हमें कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की वैल्यूएशन कैसे करनी है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की कैसे वैल्यूएशन करनी है। फिर हमें कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड्स की वैल्यूएशन कैसे करनी है, और डिबेंचर विथ वारंट्स, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड वैल्यूएशन में। सर बहुत ज्यादा टेस्टेबिलिटी है इन तीनों टॉपिक्स की, ठीक है ना। क्यों, मैंने कहा सर ये वाला जो सेक्शन है ये हमने ऑलरेडी सी इंटर लेवल पर कवर किया हुआ है, इसलिए फाइनल लेवल पर इसकी टेस्टिंग थोड़ी कम हो जाती है और जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। चलिए सर इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी, अब यील्ड टू मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है फॉर रिडीमेबल डिबेंचर्स, फॉर इररिडीमेबल डिबेंचर्स और उसी के साथ साथ जीरो कूपन बॉन्ड्स की। तो रिडीमेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर्स या फिर इररिडीमेबल बॉन्ड्स और डिबेंचर्स और उसी के साथ साथ जीरो कूपन बॉन्ड्स की यील्ड टू मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं, स्पेसिफिकली लिख रहा हूं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। और सर आप जब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे या रिवाइज करेंगे आपको समझ में आएगा कि इसमें मैक्सिमम 1 घंटा देने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं देने की जरूरत है। क्योंकि अगेन सर एज पर द फॉर्मेट अगर आप बात को समझने की कोशिश करेंगे तो ये भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये किसी बड़े क्वेश्चन का एक हिस्सा बनेगा और यहां पर फॉर्मूले के अंदर क्या क्या वैल्यूज कहां कहां पुट की जाती हैं, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि एग्जामिनर आपको कोशिश करेगा कंफ्यूज करने की बाय गिविंग सम सिनोनिमस या सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना है और इसका सोल्यूशन क्या है, प्रैक्टिस, ठीक है ना। चलिए तो मैंने कहा सर आप कहना चाहते हो कि इस चैप्टर के अंदर अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा हाँ जी दोस्तों आपने मेरी बात समझ ली है कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरी है, प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। आइए सर इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है ना। और इसी से एक अलाइड टॉपिक है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, और ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके स्टैंड अलोन क्वेश्चंस और उसका इंटरप्रिटेशन या फिर एनालिसिस का क्वेश्चन स्टैंड अलोन आ चुका है, ठीक है ना। चलिए तो मैंने कहा सर इसका कॉन्सेप्ट समझना है और इसकी भरपूर प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हमने बात करी एक और कॉन्सेप्ट की जो कि है कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड। अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। तो मैंने जो थोड़ा लाइन से हटके स्टैंड अलोन क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं उन टॉपिक्स को अलग से आपको बता दिया है और एक यही टॉपिक वो है जो अलग से फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे चलते हैं। मैंने कहा सर इसके बाद एक और टॉपिक है दैट इज इम्यूनाइजेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। और ये टॉपिक अगेन फिर से इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें स्टैंड अलोन क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। लास्टली हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है सिक्योरिटी वैल्यूएशन में बॉन्ड्स के अंदर, दैट इज बॉन्ड रिफंडिंग। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें हम बॉन्ड को रिफंड करते हैं तो कैश फ्लो के बेसिस पर हमें ये बताना होता है कि क्या कंपनी को ये बॉन्ड रिफंड करना चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है
क्यों सर? क्योंकि आप तो कह रहे हो सर ये आसान टॉपिक है। मैंने कहा सर आसान टॉपिक को एग्जामिनर मुश्किल बना देता है, और इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना? चलिए, तो दोस्तों ये सभी टॉपिक्स हमको जरूर से करके जाने हैं जब हम रिवाइज करेंगे अपना सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर। ठीक है ना? चलिए, आई होप आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। इसी होप और विशेष के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड। सर आप इसी तरह हमारे लिए इस तरह की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट हमें भेजते रहिए, हमें इससे बहुत हेल्प होती है। इस तरह के मैसेजेस भी मुझे आप लोगों से मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, तो घबराइए मत। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।